ठीक है। चैप्टर हमारा कौन सा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर का एक रिकैप लेंगे पूरी तरह से कि चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो करके नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद कुछ वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में से आते हैं या आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स किसे कहते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशन तो एक फोर्स है, बराबर है, और वो हम सबको मालूम है, वो एक ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचता है? नीचे की तरफ खींचता है। पर फोर्स किसे कहते हैं? हम 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर हम फोर्स का डेफिनेशन क्या लेते हैं? क्या होता है फोर्स? फोर्स क्या होता है बताओ? ये मैंने ऐसे उठाई प्लैंक और इसे छोड़ दी नीचे, ये फोर्स है? पक्का? मैंने यहाँ पे ऐसे पंच कर दिया, क्या फोर्स है? इसको मैंने ऐसे पंच कर दिया, क्या फोर्स है? पक्का? तो ये उठाना भी फोर्स है, किसी को दबाना भी फोर्स है ना? तो फोर्स का डेफिनेशन क्या बनता है? फोर्स का डेफिनेशन ये बनता है कि अगर आप किसी चीज़ को पुश कर लो या पुल कर लो तो वो क्या होता है? फोर्स। इतना सा डेफिनेशन नहीं है, बट 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर हम यही पढ़ते हैं, हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुश और पुल टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। सिंपल डेफिनेशन है फोर्स का। अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखने बोलेंगे तो क्या लिखोगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि वो पता होगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। 10th का नहीं है, 9th का है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू डैश इंटू डैश, एम इंटू, हाँ वेरी गुड। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड, है ना? ये एक्सेलरेशन होता है, बराबर है। हमने इस एक्सेलरेशन को इस चैप्टर में किससे रिप्लेस किया है? हाँ, कौन सा जी? बड़ा जी, छोटा जी? छोटे जी से रिप्लेस किया। और छोटे जी का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स को निर्माण करते हैं। क्लासरूम में हमने अभी फोर्स को डिफाइन किया और समझा कि फोर्स क्या होता है। तो इसी बेसिस पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटेशन क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। ये एक ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचता है? नीचे की तरीके से खींचता है। हम सबको वो कहानी तो मालूम ही है कि सेब गिरा और मालूम पड़ा, ठीक है, तो मैं उस पर जाऊँगा नहीं, पर इतना बता दूंगा कि वो कहानी अधूरी है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ न्यूटन साहब ने ही ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, उससे पहले जो है एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि इसका डेफिनेशन तो हमें समझ आ गया कि मास इनटू एक्सेलरेशन है। एंड दिस इज़ नॉट द एंटायर स्टोरी ऑफ हाउ ग्रेविटी बीइंग डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ न्यूटन साहब ने इसको डिस्कवर किया, लॉन्ग वे बैक इसका चल रहा था डिस्कशन और उसके बाद वो डिस्कवर हुआ। ठीक है, पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ग्रेविटेशन तो आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, अब दूसरी बात आता है सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये शायद सिलेबस में है, नहीं है, क्या है? हाँ, फिर भी मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ये, क्योंकि अगर आप में से आगे जाके कोई साइंस लें या इंजीनियरिंग लें तो ये आपका एक हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीट्यूड और सेंट्रीपिटल फोर्स भी ओमिट है। ठीक है, फिर भी हम मैग्नीट्यूड तो नहीं निकालेंगे पर समझने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में पहले समझते हैं, फिर हम जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सर्कुलर मोशन और एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, वो लीनियर मोशन होता है। एक सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या फ़र्क होता है? लीनियर में स्ट्रेट रहता है, ये तो ऑब्वियस है, तो मैं ये आंसर तो चाहता नहीं हूँ, थोड़ा सा ऊंचा वाला आंसर बोलो। इसके अलावा क्या फ़र्क है? एक लीनियर मोशन एक सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क है? और क्या फ़र्क हो सकता है इसके अलावा? कोई और फ़र्क सोचो। नहीं, ये भी 9th में पढ़ा है। क्या मालूम है? जब लीनियर मोशन में हम जाते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे, तो मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या है? चेंज नहीं हो रहा। जब मैं सर्कुलर मोशन में जाता हूँ तो मेरा हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। समझ रहे हैं ये बात? ये छोटी सी बात है, आगे इन किताब में नहीं है पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर मोशन। तो हमें समझ गया कि जब ऑब्जेक्ट कोई एक सर्कुलर मोशन गोल ऐसे परफॉर्म करेगा तो वो सर्कुलर मोशन होता है, ये तो हमें मालूम है। अब उसमें एक चीज़ और है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, अब ये एक ऐसा फोर्स है
जब अगर आप गोल घूमते हो या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, गोल घूम रही है, तो गोल घूमते वक्त एक ऐसा फोर्स होता है जो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप एक वो लें, रस्सी लें और भंवरा देखो बच्चे चलाते हैं, साइड में बिल्ला बांध देते हैं, इसे उंगली में फंसा के भंवरा चलाते हैं। अब उस बिल्ले को लेके से घुमाएं आप जब तक घुमा रहे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, आपके हाथ से लेकर रस्सी तक एकदम टाइट हो जाती है, वो रस्सी स्ट्रेट होती है, बराबर है। वो जो स्ट्रेट है ना, अब कोई चीज़, ये कोई धागा ढीला है, ऐसे कड़क कब हो जाएगा, जब उसको खींचेंगे तभी तो होगा। तो वो स्ट्रेट है, उसमें साइंस की भाषा में गए तो उसमें टेंशन है, तो उसमें टेंशन कहाँ से आएगा, जब कोई खींचेगा तभी तो टेंशन आएगा ना, नहीं खींचेगा तो टेंशन नहीं आएगा। तो कौन खींच रहा है, हमारा हाथ। हमारा हाथ क्या कर रहा है, हम गोल घुमा रहे, बराबर है। तो हमारा हाथ क्या कर रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स क्या कर रहा है, उसको बार बार कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि कहाँ पर आओ, हम हमारे हाथ के पास आओ। आप गोल गोल घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते जब आपने स्पीड स्लो कर दी और एंड कर दिया तो वो कहाँ गिरता है, आपके हाथ ही पे तो आता है, सेंटर ही पे तो आता है। तो वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझ गए। अब वो ठीक है, चलो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को उसमें वो है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट इस पर, केपलर्स लॉ पर। ये एग्ज़ाम का बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, आपको प्रीलिम्स में या कोई और कोचिंग के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये मिला तो होगा, ठीक है ना। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस कहते हैं इसे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। क्या होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में, इससे पहले थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में, केपलर्स के बारे में। एक्चुअली ये लॉ इन्होंने दिया ही नहीं था, मतलब इनका, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके असिस्टेंट थे, ठीक है। पुराने ज़माने में इतनी सारे तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो क्या होता है ना, ये प्लैनेटरी मोशन का जो चीज़ था, तो हुआ ये कि जो इनके सर थे, तो उनको ये नाम देने के लिए वो क्या करते थे, मानो रोज़ रात में बैठ के ना सितारों की पोजीशंस को लोग एक किताब में लिखते थे, रिकॉर्ड बनाते थे, बैठ के रिकॉर्ड बनाते, ताकि कोई ऑब्जर्वेशन कर सके, कुछ दे सके, है ना। साइंस बेसिकली क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है बेसिकली, हम फिजिक्स पढ़े ना आज, ये फिजिक्स का सेगमेंट है ना। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस, ये 4 हिस्से हैं आपकी किताब में, आप फिजिक्स पढ़े। फिजिक्स मतलब क्या, फिजिकल, तो वो तो पीटी में आ जाएगा नहीं, फिजिकल थिंग्स जो एनवायरनमेंट में होती है उसके बारे में। अच्छा, फिजिकल थिंग जो एनवायरनमेंट के बारे में होती है, तो मैं इसके बारे में, स्टैंड के बारे में पढ़ूंगा इसके अंदर, ये पॉसिबल। ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो बायो में भी कर सकता है, केमिस्ट्री में भी कर सकता है, ईवीएस में भी कर सकता है। फिजिक्स है क्या बेसिकली, अगर कोई आपसे कहे कि एक लाइन में आप फिजिक्स को डिफाइन कर पाएँ, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, जो नेचर के लॉज है उसकी स्टडी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिक्स, बेसिक चीज़। हाँ, अब सुनो, अब हुआ क्या, ये साइंटिस्ट और केपलर, इनके असिस्टेंट, रोज़ बैठ के रात में सितारों की पोजीशन को नोट करते थे। अब उन्होंने इतना नोट किया, एक कमरा भर के रिकॉर्ड बना लिया किताबों से। अब ये इतने सारे नंबर्स का कोई कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा कि इतना सारा नंबर्स आए, इसका कोई कंक्लूजन निकाला जाए। तो जब इसका कंक्लूजन निकालने गए, तब जो मेन साइंटिस्ट है उनकी डेथ हो गई। जो साथ में कौन थे, केपलर थे। तो केपलर ने क्या किया, उनको काम तो आता था, तो उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स को लिए, ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने 3 लॉ दिए, और उससे नाम पड़ गया केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब केपलर तो चले गए, अब उनके लॉ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। केपलर का पहला लॉ क्या कहता है, प्लैनेटरी मोशन में केपलर का पहला लॉ ये कहता है कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड जो घूमता है, वो किस तरह के ऑर्बिट में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। एलिप्टिकल कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। और एलिप्स और सर्कल में दूसरा एक मेजर डिफरेंस, शेप के अलावा क्या है, एलिप्स शेप है ना, एलिप्स मालूम है ना, 11th स्टैंडर्ड में लोकस एक चैप्टर पढ़ोगे, इसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो एलिप्स और सर्कल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि सर्कल का सेंटर कितना होता है, 1, एलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। समझ में आया, हाँ। तो लॉ क्या था, याद है किसी को कुछ लॉ याद है, स्टार्टिंग याद है, हाँ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इट एलिप्स विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। लास्ट का वर्ड क्या है, सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। 2 फोकाई में से एक फोकाई पर कौन है, सन, समझ गए।
मतलब इसके दो सेंटर हुए, 1 बोला है, दोनों में से कोई एक, तो 2 सेंटर हुए, दोनों में से कोई एक सेंटर पर क्या है, सन है, और अर्थ क्या करता है, उसके चक्कर लगाता है। ठीक है, तो पहला लॉ था। ठीक है ना। तो ये केपलर का पहला लॉ हुआ, जिसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या, कि चक्कर लगाने वाले का शेप क्या है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जो रास्ता कवर कर रहा है ना। अगर मतलब जो डोमेन में वो घूम रहा है वो उसका ऑर्बिट हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है, हाँ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको बिना देखे याद होना चाहिए अभी तो ये। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ये तो बता दो। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। सपोज करो ये प्लैनेट है, हाँ ये सन है। या तो सपोज करो यहाँ एक प्लैनेट या सन है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स इन द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आसान भाषा में इतनी बात बताता हूँ, ठीक है, 11वीं में थोड़ा सा उसको और पढ़ोगे, ठीक है ना। आसान भाषा में इसको इतना याद रखो कि प्लैनेट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता है। बच्चों के समझ नहीं आता कि अगर मैं बोल दूं कि ए से बी तक जो टाइम लेगा जाने के लिए, वही टाइम कितने में लेगा, सी से डी पे। यहाँ डिस्टेंस कम है ना, तो स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पर उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। समझना है। आपको 10 किलोमीटर कवर करना है, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 1 दिन में कर रहा है। जो 10 दिन में करेगा उसको 1 दिन में कितना कवर करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पर डे कवर करना पड़ेगा। और कोई 1 दिन में करेगा तो कितना करेगा, 10 किलोमीटर। दोनों केसेस में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 10 किलोमीटर कवर हुआ। समझने आया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इतना याद रखो कि प्लैनेट की जो स्पीड होती है उसके अराउंड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से क्या होता है, वो घूमता है। तो सेकेंड लॉ क्या था, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आया। तीसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या कहता है वो, याद है कुछ, क्या है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है तीसरा लॉ। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इक्वल एरिया वाला। टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्लैनेट और सन के रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, सुनो। अच्छा, आपको ये बातें समझ आती है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब इसका, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड। अब वो घटेगा तो वो घटेगा। हाँ, नहीं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, हाँ, तो ये तो हो गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हाँ, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। समझना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। मतलब क्या, अगर टाइम पीरियड के स्क्वायर को बढ़ाओगे, मतलब टाइम पीरियड 4 है तो 4 अगर सपोज करो 16 हो गया, टाइम पीरियड 4 का क्या हो गया, 16 हो गया। तो रेडियस 2 था तो वो कितना हो जाएगा, 8। समझ आ रहा है। मतलब अगर T2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो उसके सामने रेडियस अगर 2 है तो वो कितना हो जाएगा, क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा, 8। समझना है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होता चलाएगा, बढ़ता चलाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, आप जितना लंबा डिस्टेंस लेंगे घूमने के लिए आपको टाइम भी तो लगेगा। तो उसने एक रिलेशन बता दिया, T² किसके प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली 1 क्या बोलते हैं, R³ के बराबर है। तो 3 लॉ थे आपके पास। पहला लॉ क्या था, क्या था, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। सेकेंड लॉ क्या था, द लाइन जॉइनिंग दी प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड लॉ क्या था, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू दी। ठीक है, फिर ठीक है। यूजुअली लॉ को स्टेट करना बहुत कम बार पूछता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आज इंशाल्लाह, तो हमको उसमें से क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे और हमको क्वेश्चंस मालूम पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 लॉ बेसिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मालूम है। अब ये पहला चैप्टर है ना साइंस का, तो थोड़ा तो अभी तो पता ही होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तब मालूम पड़ जाएगा किसने कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है ना, अभी तो पहला चैप्टर है, सभी को आता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। बस ऐसा होना चाहिए कि आज रिवीजन आप बैठे हो, अब इसके बाद जाके जितने क्वेश्चंस है ना मॉडल पेपर में,
प्रीवियस ईयर पेपर में जितने ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे आने चाहिए। रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स मैंने रिकॉर्ड करके रखा है तो मैं तुमको भेज दूंगा, अगर तुमको आते हो तो ठीक है, कहीं रुक गए तो उसको कर लेना, पर मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, तो अगर 9th का नहीं आता है, न्यूमेरिकल नहीं समझते तो देख के पढ़ लेना, ठीक है, वरना न्यूमेरिकल में और टाइम लग जाएगा अभी। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग किस पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोई बताएगा? सिंपल भाषा, सरल भाषा में कोई समझा सकता है ये क्या होता है? ये किसी को नहीं मालूम, सब नीचे देख रहे हैं यानी, है ना, अगर नीचे देख रहे तो नहीं पता, है ना, मतलब पूछेंगे उन्हें, मेरे को पूछ लेंगे सर, ऐसे ही होता है, ठीक है। किसी को कुछ तो आता होगा, जल्दी से बोलो। नहीं, बहुत सिंपल भाषा में पहले बता देता हूँ, फिर अंग्रेज़ी में अनुवाद करूँगा, पहले हिंदी में बताता हूँ, शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। दुनिया की कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, जैसे कि ये चेयर, इसके पास मास है, माइक इसके पास मास है, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा जिसके पास क्या है? मास है। इसके पास मास है, ये घड़ी के पास मास है। यूनिवर्सल लॉ पहले क्या कहता है वो सुन लो, फिर जितने सवाल या निशान उठाने उठा लेना, मतलब क्वेश्चन मार्क। इसके पास मास है, इसके पास भी मास है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इसको। कितना अट्रैक्ट करेगा? जितना उनका मास होगा और जितना उनका डिस्टेंस होगा। मतलब क्या? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझाता हूँ, देखो ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है। मास और वेट आपको उम्मीद है, पर मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अब उतने उम्मीद से कुछ होने नहीं वाला और फ़र्क पड़ जाएगा। ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? वो बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि जितना मास बढ़ेगा फोर्स भी कितना होगा? बढ़ता चला जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जितना दूर करते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। दुनिया की हर बॉडी जिसके पास मास है वो अट्रैक्ट करेगा वो बॉडी को जिसके पास मास है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बराबर? पर फौरन फिर सवाल आता है, पंखे के पास मास है, मेरे पास मास है, या तो मैं पंखे को खींच लूँ या पंखा मुझे खींच ले, ऐसे तो हो नहीं रहा है ना, तब तो झूठा हो गया लॉ, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। लॉ क्या होता है? लॉ किसे कहते हैं? नॉर्मल भाषा में हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या होता है? कानून। और कानून सबके लिए क्या होता है? बराबर। तो टीचर के लिए भी बराबर हुआ, पंखे के लिए भी बराबर हुआ, सबके लिए बराबर हुआ। बताता हूँ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चों, ये बहुत वीक होता है, समझे, स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, इस कुर्सी और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ट्राइपॉड और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर कितना है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमेशा मैं बच्चों को करवाता हूँ, कुछ बच्चों को समझ आती है, कुछ बच्चों को बेतुकी लगती है। ये 2 फिंगर्स को हमको लेना है, एकदम करीब करके देखना है, देखो चिपकते हैं क्या। एकदम दूर से मत करना, तो होंगे ही नहीं, चिपकेंगे नहीं। देखो ट्राई करो, चिपकते हैं क्या? देखो अपने आप चिपकने चाहिए, अपने आप नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। हाँ, एकदम कम गैप रखो। हो रहा है कुछ? किसी का अपने आप चिपक रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो एकदम करीब लाके हमको उसको कोशिश करनी है, ठीक है ना। शायद हमारे हैंड शिवरिंग से भी हो सकता है, पर ये कोई फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट नहीं है, पर बताने का मतलब यही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर होता है? अर्थ पर नहीं, कहाँ होता है? पूरे यूनिवर्स में। न्यूटन इसीलिए महान नहीं बने क्योंकि उसने धरती वाले फॉर्मूले दे दिए, उसने ये एक ऐसा फॉर्म दे दिया जो ये लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज जाते जाते एक सवाल लेके आता हूँ, क्या ग्रेविटी सब जगह जीरो होती है? अगर जीरो होती है तो फिर ये लॉ कैसे अप्लाई होगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रही हैं। यूनिवर्स में क्या होगा फिर? ग्रेविटेशन। अगर यूनिवर्स में ग्रेविटेशन है तो फिर जीरो कहाँ होगा? डिस्कशन का अभी स्कोप नहीं है हमारे पास, पर याद रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इतनी तो बात हो गई कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ध्यान से, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं साइंस में? जब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाना है तो क्या करते हैं?
कांस्टेंट लगाते। क्यों? क्योंकि हम इसको जब कांस्टेंट लगाएंगे तो हम इसको किस में तब्दील कर देंगे? इक्वेशन में। अब जब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन एक तराजू की तरह होता है, जब तक बैलेंस नहीं हो रहा तब तक आपको दोनों जगह वेट डालना कम करना तो पड़ेगा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कौन सा होगा? कैपिटल जी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रहेगा? अच्छा, अगर आपको ये याद रहेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो आपको शायद इसका वैल्यू भी याद हो। कैपिटल जी का वैल्यू क्या न्यूमेरिकल में क्या हो? 6.67, या कोई कुछ और लेता है पॉइंट के आगे 10⁻⁻11। आगे क्या आएगा? यूनिट आना चाहिए, एग्जाम में यूनिट पूछ लेता है 1 मार्क्स के लिए। क्या आएगा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आया? ये पूरा आपको इसका वैल्यू याद रखना। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद होने की आपको ज़रूरत है, एग्जाम में पूछ लेगा, वैल्यू पूछ लेगा या तो यूनिट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या? तो चलो फिर आगे चलते हैं इसको करने के बाद। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है ना, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। किताब में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, तो उसको डिस्कस, अगर किसी को डाउट हो तो वो बाद में उनसे पूछ सकता है उस बारे में। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जो चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए उसको पहले देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं पहले ये तो बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? बोलो ना, डरो मत, किसी कुछ तो मालूम होगा। अच्छा, स्पीड क्या होती है? स्पीड, सडनली खामोश क्यों हो गए? बोलो गलत तो गलत, ठीक है ना। हाँ, स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हम कभी भी वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, स्पीड में चेंज लाते हैं, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। बाइक में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है ना। एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड चेंज करता है, बढ़ाता भी और कम भी करती है ना, बराबर है। बस उसी चीज़ को हमें यहाँ पर भी लेना है, और हमें क्या पढ़ना है अभी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखते हैं। बीच में एक दो डेरिवेशन है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो रिवीजन के समय में नहीं है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब ये मार्कर को अगर हम उठाएं, ऐसे फेंकेंगे तो नीचे आएगा, गिरेगा। अब नीचे आते हुए जब गिरता है तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ख़राब वाला फेंकता हूँ ना, है ना, अभी बनाएंगे। हाँ ठीक है, अब मैं इसको फेंकूंगा तो ऑब्जर्वेशन बताओ कि क्या होगा। गिर गया, बराबर है, पक्का। फिर से देख लो, ठीक है। नीचे वाले ना आ जाए तो हम थोड़ा कम ही करेंगे ना। कुछ नहीं समझे, एक बार आखिर बार, ठीक है। लो, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। हाँ, स्पीड चेंज हो रही है, बराबर, फास्ट हो जा रही है। जल्दी आते हैं ना, नीचे आता है तो क्या होता है? आपको लगता नहीं कोई चीज़ ऊपर से आ रही है? बैट बॉल खेला हो या कुछ खेला हो, कोई चीज़ ऊपर से आ रही है, जब नीचे आती है तो हमें क्या लगता है? इसकी स्पीड क्या हो रही है? तेज़ हो रही है। यानी कि उसकी स्पीड क्या होती है? बदलती है। कैसे बदलती है? इमेजिन करो स्लो मोशन में अब, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूँ ऊपर तो हवा में 1 मिनट के लिए रुक जाएगा। 1 मिनट तो बहुत बोल रहा हूँ, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रुक जाएगा, है ना। सेकेंड के कुछ हिस्सों में रुकेगा। जब वो रुकेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अब वहाँ से आएगा तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी? कम से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और नीचे आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड का चेंज होना है। अब वो जो स्पीड का चेंज होना है तो उसके लिए कौन सा है? छोटा वाला जी, है ना। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरेगा धरती पर, तो वो क्या एक्सेलरेशन से गिरेगा?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे गिरेगा। बराबर, मानते हो? पक्का? अब एक खिड़की से हाथी को फेंक देते हैं और एक कागज़ को फेंकते हैं, पहला कौन गिरेगा नीचे? हाथी, है ना? हाथी गिरेगा नीचे। तो फिर तुम बोल, मैंने क्या कहा, दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट जब धरती पर आएगा तो किस स्पीड से आना चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड। वो दोनों सेम स्पीड से ही आएंगे। तो आप बोलेंगे सर हाथी तो पहले गिरेगा। एक कलिंगड़ को फेंक दो या किसी और चीज़ को फेंक दो नीचे, एक कलिंगड़ और एक बॉटल को फेंक दो। कलिंगड़ बहुत बड़ा है, बॉटल छोटी है, तो ऑब्वियसली तुम बोलेंगे सर कलिंगड़ पहले गिरेगा नीचे। पर ऐसा यूजुअली होता तो है, पर ये है नहीं एक्चुअली में। ऐसा क्या है बताता हूँ। ये भी बहुत फेमस बात है, आपको पता भी होगी शायद कुछ लोगों को। ऐसा है, अगर किसी कमरे में वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर हवा नहीं है, मतलब अब ये कमरे में पंखा बंद है पर इसमें हवा है, मतलब एकदम वैक्यूम हो, और दो ऑब्जेक्ट को तुम फेंको, एक कार को फेंक लो, एक छोटे से पेपर को फेंक लो, एक कबूतर के पर को फेंक लो, एक हथौड़ी को फेंक लो, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में नीचे आएंगे। वो एक ऑब्जेक्ट जल्दी इसीलिए नीचे आता है क्योंकि एयर का ड्रैग होता है, समझ में आया? जो हवा को जल्दी चीर दे, वजन चीज होगी तो क्या करेगी? हवा को जल्दी चीर देगी, तो क्या हो जाएगी? जल्दी नीचे आ जाएगी। समझ में आया? तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका एक्सीलरेशन कितना होता है? इतना ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात याद रहेगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो ऊपर जाने का तो एट ए पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, और फिर वहाँ से क्या होता है? नीचे आने की तरफ वो शुरू करता है। ठीक है, मैं इसमें से वही पॉइंट्स तुमको बता रहा हूँ जो फिलहाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छा, जो मुझे लगते हैं, ठीक है, ऐसे ना, अगर पेपर में नहीं आया तो तुमने कहा कि सर इसमें तो आया ही नहीं। ओके, अच्छा, एक सवाल किताब में भी था, चलो पूछ लेता हूँ क्योंकि चैप्टर इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाता है। सवाल ये है कि भाई अर्थ ने सेब को खींचा, सेब ने अर्थ को क्यों नहीं खींचा? हाँ, अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स भी क्या? ज़्यादा। इमेजिन कर लो कि दुनिया में हमने एक ऐसा शेप बना लिया जो अर्थ के वजन से ज़्यादा है। अर्थ का वजन कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg, यानी 6 के आगे 24 जीरो लगाओ, इतना वजन होता है अर्थ। ठीक है, हाँ, इतना वजन अर्थ का होता है। तो ये बात है। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या ज़्यादा। ये गिव रीजन में पूछ सकता है, वाई एप्पल इज बीइंग अट्रैक्टेड टू अर्थ एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है उसके अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, जी का वैल्यू पूरा डिराइव करके दिया है, वो तो अभी ठीक है, देखेंगे। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जी का वैल्यू जगह जगह पर चेंज होता है, शायद आपने पढ़ा भी हो। कहाँ कहाँ पढ़ा है, कुछ मालूम है? ये अर्थ जो है हमारा गोल नहीं है, मालूम है हमको। यहाँ से चपटा है ऐसा, ठीक है ना, नाराज़ है यहाँ से। तो ये सपोज करो अर्थ का सेंटर है। हाँ, सेंटर से देखेंगे तो रेडियस होता है। किसी भी गोल आकार की अगर चीज़ हो तो उसका रेडियस तो हर जगह से क्या होता है? सेम होता है। पर ये गोल आकार नहीं है तो उसका रेडियस भी क्या होगा? अलग होगा। तो यहाँ पर रेडियस कम होगा, यहाँ रेडियस क्या होगा? ज़्यादा। अर्थ का जो ये हिस्सा होता है बच्चों, उसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो चपटा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। ठीक है, पोल है, ये भी पोल है, यहाँ पे भी पोल है, यहाँ इक्वेटर है और यहाँ भी क्या है? इक्वेटर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, अच्छा, तो इस सेंटर से ज़्यादा नज़दीक में कौन है? पोल। और दूर कौन है? इक्वेटर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो कहाँ होती है? पोल पर। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सेंटर से क्या है? नज़दीक। जो जितना नज़दीक होगा अर्थ उतना उसको उससे ज़ोर से खींचने की कोशिश करेगा। ये इसी तरह का एग्जाम्पल है जैसे कि एक एटॉम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है, बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा वो उससे उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। सेम गोज हियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए पोल पर क्या होती है? ग्रेविटी ज़्यादा, और इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होती है? कम। और इसका वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड कहाँ होती है? पोल पर, और इक्वेटर पर होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों में 9 ही होती है,
ठीक है। यहाँ पर कितनी है 9.78 है और यहाँ पर कितनी है 9.83 है। ठीक है, तो याद रख लेना, कभी वैल्यू भी पूछ सकता है। ज़्यादा कहाँ पर है, पोल्स पर ही हमेशा पूछता है हाँ एग्जाम में कि ज़्यादा कहाँ पर है कम कहाँ पर है। तो पहली चीज़ कैपिटल जी बदलेगा क्या, यहाँ पर कैपिटल जी बदलेगा क्या, नहीं वो तो लिखा है ना, वो तो पूरे यूनिवर्स में सेम है, तो वो अर्थ पे भी सेम होगा, वो पोल पर भी सेम होगा, वो इक्वेटर पर भी सेम है, वो मार्स पर भी सेम है, वो मून पर भी सेम है, समझना। पर स्मॉल जी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहला फ़र्क क्या है, इट डज नॉट चेंज, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला तो फ़र्क हमको पता है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखना। फिर दोनों की वैल्यू लिख दो डिस्टिंग्विश बिटवीन में, है ना। एक की वैल्यू कितनी है 9.8 है, एक की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात होगी। तो ये पहली चीज़ है जहाँ पोल और इक्वेटर पर क्या होता है, क्या बदलता है, स्मॉल जी क्या होता है तुम्हारा बदलता है। दूसरा तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं ये जी जो बदलता है वो हाइट के हिसाब से बदलता है, ठीक है ना। अब हाइट के हिसाब से बदलता है, मतलब आप जैसे जैसे यहाँ से क्या करते जाओ, ऊपर चले जाते जाओ, यहाँ से ऊपर चले जाते जाओगे तो आपको क्या होगा, ग्रेविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कम होती चली जाएगी। कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक टेबल था, वो टेबल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो नोट कर लो। ये टेबल कौन से पेज नंबर पर है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पर एक टेबल है, तो उसमें पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट देख लो। वहाँ पर उस टेबल को देखोगे तो क्या है, एक बुक यहाँ दे देना, इनको दे देना आगे एक बुक। हाँ, सरफेस ऑफ अर्थ पर हाइट क्या है 0, क्योंकि और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 9.8। माउंट एवरेस्ट जो है धरती से 8.8 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, ठीक है ना। वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ भी कितनी है, हाँ। अगर मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, एक मैन मेड बलून को आसमान में छोड़ा गया था तो कितना ऊपर गया था 36.6। अंदाज़ा लगा रहे हो, माउंट एवरेस्ट से 4 गुना ऊंचाई पर गया वो, 8 4 32 होता है, 4.5 गुना ऊंचाई पर गया है। तब वहाँ पर ग्रेविटी कितनी कम हुई 9.77। लास्ट वाला देख लो, हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना अलग अलग सैटेलाइट्स के बारे में, तो उधर देखो कितनी कम हो जाती है ग्रेविटी 0.225, यानी कि ग्रेविटी तो वहाँ पर भी है, समझे। 35,700 किलोमीटर ऊपर जाना है, ठीक है ना, इतना ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, यानी कि ग्रेविटी किसके हिसाब से चेंज होती है, हाइट के हिसाब से भी क्या होती है, चेंज होती है ग्रेविटी। पहला क्या पढ़ा, ग्रेविटी किसके हिसाब से चेंज होती है, पोल्स और इक्वेटर की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। दूसरा हमने पढ़ा जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे ग्रेविटी क्या होती है कि कम होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, या 1 क्वेश्चन भी बन सकता है, या MCQ भी बन सकता है। 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे, पहला वाला क्वेश्चन आपको ये बनेगा क्या ये वाला कि उसकी पोजीशन के हिसाब से क्या हो, चेंज हो। दूसरा क्या बनेगा क्वेश्चन, दूसरा ये बनेगा कि जैसे जैसे हाइट चेंज होगी तो ग्रेविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती चलेगी। अब तीसरा जो आता है ये थोड़ा सा ऑब्वियस है पर अलग ऑपोजिट हो जाता है। अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी कम होगी या बढ़ेगी, ऊपर जा रहे तो सर कम हो रही है, नीचे को जाएंगे तो बढ़ेगी, नहीं ना, नीचे भी जाएंगे तो क्या होगी, कम होगी। अब बोलेंगे सर ये तो ना इंसाफ़ी होगी, अभी बताया ऊपर जाएंगे तो, यहाँ पर तो मैक्सिमम है ना 9.8, ये अर्थ है, ये मैक्सिमम है 9.8। अब मत बोलना कि सर तो बिल्डिंग ऊपर है, हाइट पर है। अभी देखा ना इतनी बड़ी बड़ी हाइट पर भी 8.5 किलोमीटर हाइट पर भी कितनी होती है 9.8 होती है। तो ये बिल्डिंग तो 8.5 किलोमीटर की तो नहीं है, इतनी लंबी तो बिल्डिंग नहीं है ना, 100-200 मीटर की बिल्डिंग होगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब डेप्थ पर जाएंगे तो ये क्यों कम होती है वो सुनो। जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं तो अर्थ का मास भी तो कम होता है, मट्टी निकलती है, सारी चीज़ निकलती है। तो जब अर्थ का मास कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm/r²। क्या फॉर्मूला है, Gm/r²। यानी कि मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, बराबर है। पर ये और इसमें उल्टा रिलेशन है, रेडियस जितना बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। देखो मैं यहाँ से आऊँगा, जितना रेडियस के करीब जाऊँगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वाला तो बढ़ेगा क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो रेडियस में जा रहा हूँ तो बढ़ेगा। मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं तब हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझना है। तो बोलो 3 फैक्टर थे, कौन से,
जिससे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। पहला कौन सा था? पोल्स और इक्वेटर। पोल्स पर क्या होता है? मैक्सिमम। इक्वेटर पर क्या होता है? मिनिमम। पोल पर वैल्यू बोलो कितनी थी? 9.83 और इक्वेटर पर कितनी थी? सेकेंड वाला क्या था? जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कितनी देखी है? 0.2225। किसकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। मैन मेड बलून कितना गया था ऊपर? 36.6 किलोमीटर पर गया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी वहाँ पर? 9.8 थी, 9.77 थी। बराबर याद है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई पर है? 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ग्रेविटी वहाँ पर भी कितनी है? याद रखो, बोर्ड एग्जाम मेमोरी का खेल है। मेरे को एग्जाम नहीं देना, ठीक है? मैं यहाँ फ्लेक्स नहीं करते बैठूंगा कि मेरे को याद है, ठीक है? तुमको देना है, ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है ना? डेप्थ पे हम पढ़ चुके और उसका रीज़न भी पढ़ चुके। तो अगर एग्जाम में क्यों रीज़न आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ की वजह से क्यों चेंज होती है, तो बोल पाओगे ना क्यों? क्योंकि हम जब डेप्थ में जाते हैं तो रेडियस तो बढ़ता है पर मास क्या होता है? कम होता है। और ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे तुम्हारा 2 मार्क का क्यों रीज़न रेडी हो गया, ठीक है? मास और वेट चलो ठीक है, नहीं है ना? नहीं है। अब आते हैं फ्री फॉल पर। आते हैं फ्री फॉल किसे कहते हैं? फ्री फॉल किसे कहते हैं मालूम है किसी को? फ्री फॉल, हाँ, तो अगर हम यहाँ से टेरिस से एग्जाम्पल कूदना है तो ये फ्री फॉल है? फ्री फॉल है? नहीं है? है तो गिर तो रहे, ग्रेविटी तो है जो गिरा रही है। हाँ, अम्मी का डर अलग है, वो बात है, ठीक है? हम गिर तो रहे, नहीं है? अभी आप लोगों ने कहा ना सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में गिरना? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरना। यानी कि एयर तो रहती है ना, एयर का इन्फ्लुएंस भी तो है ना, वो ऊपर करेगी नीचे करेगी, कुछ तो करेगी। पहले पैराशूट वालों को देखा हो ना, पैराग्लाइडिंग करते तो कूदते तो पहले क्या होता है? ऊपर आता है फिर नीचे जाता है ना? एयर ड्रैग है ना वहाँ पर भी। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरे तो वो क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। याद रहेगा। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस किए। मालूम है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? क्या है? v = u + at, v² = u² + 2s और s = ut + ½ at²। न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा याद होने चाहिए, ये बहुत बेसिक है। सारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर के फंडामेंटल बेसिक्स में यही है। पढ़ाया हूँ, वीडियो में है, बाद में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समझा देता हूँ क्या है। हालांकि रिवीजन में नहीं करना था हमें, चलो देख लेते हैं। v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = क्या होगा? u² + 2as। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन कहाँ सीखे थे? कौन सी क्लास में? अगेन 9वीं में, ठीक है? ये तो क्लास हमने पढ़ी है ही नहीं, है ना? u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना? हाँ, ये s है, ये मैंने s लिखा है बेटा। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? t का मतलब तो आप सबको मालूम है, टाइम। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? हाँ, पर ये 9th में पढ़े थे हम। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है 10th में किस चीज़ से? जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या आएगा? जी आएगा। यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। याद रहेगा? तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर होती है। v = u + gt, ut + ½ gt², v² = u² + 2gs, ठीक है? अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा कि हम ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहे हैं तो जी को क्या लोगे? नेगेटिव। अगर उसी के डायरेक्शन में आ रहे तो जी को क्या ले लोगे? पॉजिटिव, ठीक है ना? इतनी बात हो गई। तो ये फ्री फॉल में याद रखना है आपको। और एक चीज़ वहाँ पे छोटे से बॉक्स में करके दिया, बता देता हूँ। अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब क्या? u क्या हो जाए? 0। अच्छा, ये समझता है ना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? अभी मैं खड़ा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मैं चल रहा हूँ, रुकने से पहले जस्ट जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? मेरी फाइनल वेलोसिटी। कभी कभी बोला जाता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है,
तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ली जाती है, तो क्वेश्चन आएगा वैसे करना होगा, ठीक है ना। आपको न्यूमेरिकल्स देखने होंगे, मैं न्यूमेरिकल के बारे में बाद में बताऊँगा तुमको, ठीक है। तो ये बातें हमको याद रखनी है भाई, ठीक है। हाँ, तो अगर u को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gt, s इज इक्वल टू क्या होगा हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gs। याद रहेगा पक्का। अगर आप में से कोई साइंस वाइंस लेने की तैयारी कर रहा है अगले साल या इंजीनियरिंग लेने की, आपको ऐसा फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, याद रखो, ठीक है ना। फिर तो नीचे आते हम, जैसे जैसे चैप्टर में नीचे पढ़ते जाते हैं ना, बच्चों के फंडामेंटल्स वहाँ पर वीक होते जाते हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को मालूम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। स्टार्टिंग तो अपन सबको मालूम है, सेब गिरा सेब खाए, ठीक है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, पता है किसी को? गेस कर लो ना। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन कुछ रीड नहीं कर रहा, टेंशन मत लो। चैप्टर होने आ गया है, बस आखिरी टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। अगर ध्यान से सुना होगा तो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। रैंडमली क्वेश्चन सुनाएंगे, कुछ मैंने लाए हैं क्वेश्चन, कुछ रैंडमली भी लेंगे ताकि हमें चेक तो कर ले आ रहा है नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले ही बता दो। पोटेंशियल, दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जो स्टोर होती है, हाँ 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 सही। और काइनेटिक एनर्जी, बाइक चलाते हैं, एक बाइक का नाम है देखो काइनेटिक, सुना है? नहीं सुना होगा, लड़कों को मालूम होती है, ठीक है, वो मांग के बाइक चलाते हैं ना, तुम्हें पता होती है, ठीक है। हाँ, तो एक काइनेटिक एक बाइक भी आती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे स्टोर कर दो तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ से सीढ़ियों से चढ़े आए, आपने एनर्जी लगाई, अभी आपकी एनर्जी जो है स्टोर्ड है एक फॉर्म में, एट ए फॉर्म ऑफ हाइट। आप यहाँ आ गए तो यहाँ पे बॉटल ए हाइट पर है, तो इसमें अभी रुका हुआ है, तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अब जब हम उठते हैं, फिर जाएंगे यहाँ से, उतरेंगे, चलेंगे, तो कौन सी एनर्जी हो गई? वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। इतनी बात समझे, बेसिक बात है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा पर बता देता हूँ। हाँ, क्या है बोलो? हाँ, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखो, पूछेंगे नहीं पर आपको याद रहना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का और एक भी फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अच्छा, अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसी एनर्जी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगी है, बेस्ट एग्जांपल है एसी। ये हमने एसी को उठाकर उसको कीलों पर टंगा दिया, लग गया ये ग्रेविटी, ये अपोज कर रहा था ना ऊपर जाने के लिए, हमने उसको उठा के लगा दिया है, तो हमारी एनर्जी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगी उसमें स्टोर्ड है। अगर वहाँ से कीले हटा दिए जाएँ तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है, पर इसका फॉर्मूला ये है Gmm अपॉन r प्लस एच। r प्लस एच क्यों? क्योंकि आपने एक हाइट पर रखा, जब हाइट पर रखोगे तभी तो क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। माइनस क्यों? क्योंकि क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में, इसलिए क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए माइनस में आ गई। बात समझ नहीं आई थी, ठीक है। ठीक है, आप उसको पढ़ भी लेना एक बार, थोड़ा और समझना है। लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, एस्केप वेलोसिटी। ये तो कोई नहीं बोलता है, ये बड़ा फेमस है, मालूम होता है बच्चों को। एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? हाँ, किसी को नहीं मालूम? एस्केप वेलोसिटी ये चैप्टर में है, आखिर में है। अच्छा हाँ, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? आपको घर पे मार पड़ी है कभी? पढ़ती रोज़ ही पढ़ती होगी। अच्छा, पढ़ती तो है, ठीक है। हाँ, तो एक पॉइंट आता है, बीच में एक वीडियो था जिसमें था, मैंने अपने व्हाट्सएप पर भी डाला था, तो वो था कि एक बच्चे को उसकी मम्मी मार रही है, ठीक है, दूसरे रूम में। तो वो बच्चा देख लेता है वहाँ से, मतलब ये ऐसे मार रही है, दरवाजे से देख लेता है, ठीक है। वो करता क्या है, फटाफट जानमाज़ निकालता है और खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगता है। उसकी मम्मी मारने आती है तो देख लेती है जानमाज़ पे नमाज़ पढ़ा तो बच जाते हो। तो ऐसे ही कुछ एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए यही चीज़ को याद रखो। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकना चाहें, जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ना हो, तो आपको कोई स्पीड से उसको फेंकना पड़ेगा। ये मार्कर है,
मुझे इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकना है, मतलब इतना ज़ोर से फेंकूं कि अर्थ की ग्रेविटी का जो स्पीयर है उससे वो बाहर चला जाए। तो कोई स्पीड से तो फेंकना पड़ेगा ना, तो वो स्पीड क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना स्पीड कवर करना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जाम में मॉडल पेपर में MCQ में पूछा भी गया है शायद क्वेश्चन ये कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, तो एक सेकेंड में कितना 11.2 किलोमीटर की स्पीड पर आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएं, बाहर हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, पूरा एस्केप वेलोसिटी का देखा जाए तो नीचे पूरा सा एक डेरिवेशन है। ठीक है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, पहले से नहीं किया तो अभी तो उतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको लेकर आगे बढ़ सके, पर नीचे उसका डेरिवेशन है, मैं उसको याद दिला दूँ आपको। नीचे पूरा एक उसका डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला भी है, वो भी याद रख लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। वी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है √2gm/r। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल है आपको किताब में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको और उसको आपको समझना है वापस। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसका वेट कितना हो जाता है डिवाइडेड बाय 6, यानी कि अर्थ पर अगर किसी का वेट 16 है तो उसका वेट मून पर कितना हो जाएगा 10। 60 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6। सो 72 को किससे डिवाइड करो 6 से, तो 6 के टेबल में कब आएगा 72 12 है ना, तो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा। MCQ का 1 मार्क का क्वेश्चन है, समझ आया। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था, उन्हें गेस कर लेते, याद नहीं होता तो। ठीक है, तो ऊपर वाला हुआ ये नीचे वाला हुआ। ठीक है, अरे मैं वायर अगर हिला दूँ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को, सब शेयर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, जितना बोला हूँ सब है, वीडियो रिकॉर्ड है, स्लाइड्स तुमको मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल बिकेम हाफ ऑफ द इनिशियल फोर्स, ट्रू और फॉल्स। ये बच्चे क्वेश्चन देख के उन्हें बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अपने को तो समझ के पढ़े ना, है ना। क्या पूछ रहा है डबल हाफ ट्रिपल हाफ, क्या है ये, क्या करना है इसमें, क्या करेंगे बताओ। हाँ तो वो तो है, ठीक है, वो तो मुझे भी मालूम है, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ होगा क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोचो क्या हो, ट्रू गैस मत करना, बोला ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, वो इतना नहीं, इतनी लो क्लास नहीं लेते अपन। ठीक है ना, ये होगा क्या यहाँ पर, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उनका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल फोर्स, उसके इनिशियल फोर्स का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब ये दो पार्टिकल, ये दो हमारे पास बॉडी है M1, एक है हमारे पास M1 और दूसरा है M2, इनके बीच में अभी R है, तो डिस्टेंस क्या होता है 1/r², बराबर है। अब क्या करो, M1 यहाँ पर M2 और यहाँ पर डिस्टेंस को डबल कर दो, तो अभी क्या हो जाएगा 2r², कितना हो जाएगा 4r², तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है हाफ बोल रहा है, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट फॉल्स। समझ आया, ऐसे पढ़ा था ना फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन पूछता है, समझे। एग्जाम में सेम चीज़ नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा, तो ये हुआ उसका एप्लीकेशन, समझे। अच्छा, नीचे वाला मैंने बोला था क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या क्या डिस्टिंग्विश फीचर होंगे, मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब कैपिटल G, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब स्मॉल g। पहला डिफरेंस क्या है, ये कांस्टेंट है और ये क्या होता है चेंज होता है। दूसरा वाला क्या होगा, वैल्यूज लिख देंगे हम, और कुछ हो सकता है, हाँ यूनिट लिख सकते हो। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या है भूल गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, ये सब मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, समझे। अगर आप आंसर कर पा रहे यानी कि आपको आ रहा है चैप्टर,
मतलब चैप्टर आएगा कैसे मालूम कैसे पड़ेगा ना, चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r वेरीज एज। अगर दो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो r के डिस्टेंस से क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो उनमें r को हम कैसे लिखते हैं, 1/r²। बस ये MCQ है, इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/r²। समझ गए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको है ना बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, नीचे जो वाइट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये, और पढ़ो, फिर मैं इसका डायग्राम पहले बताता हूँ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसका फिगर ये है और हमारे पास क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन हैज़ बीन शोन। ए बी एंड सी डी आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। Line AS and CS sweeps equal area in equal interval of time. Hence, area ASB and CSD are equal. Which law do we understand from the above description? Kepler's law of planetary motion. दूसरा, write the law regarding the area swept. क्या है law? The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. तीसरा, write the law for time square is हाँ हाँ बोलो, पूरा बोलो। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ओके। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन इन इट मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्वेश्चन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, बोलो, पढ़े थे ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बराबर, ये हमने लॉ पढ़ा था। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, पूरा अज्यूम करके लिखना पड़ेगा ना। लेट m1 and 2 बी द मास ऑफ टू बॉडी, लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट m1 and m2 बी द मास ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। तो दो बॉडीज़ का मास हो गया। अब बीच में डायग्राम बना लो, यहाँ पर m1 है, m2 है, फिर एंड लेट m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। r के डिस्टेंस से क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। अगर ये r के डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है तब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो पूरा लिख लेना। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/m2/r², f इज इक्वल टू g m1m2/r², ठीक है ना। ये लिख लिया। अगर इसके आगे भी कुछ लिखा जाता है, आपकी किताब में है नहीं, पता नहीं, अगर m1 m2 और r को 1 मान लिया जाए, सब 1 1 के डिस्टेंस में, तो f किसके बराबर होगा, g के बराबर। अरे ये 1 ये 1 ये 1 हो जाए तो f किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो इतना फॉर्मेट लिखना है। अब तक आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पर हमने याद हार्डली कुछ किया है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको वैसे ही करनी है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, if the value of g becomes small g becomes twice its value, what will become 2 times more difficult to pull a heavy, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor, why? सवाल समझे क्या है, अगर स्मॉल g की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो किसी चीज़ को खींचने में हमको डबल ताकत लगेगी, ऐसा क्यों, फंस गए यहाँ पर। स्टार्ट में कुछ फॉर्मूला बताया था, याद है, वेट का, फोर्स का कुछ फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन, ये पढ़े थे ना हमने। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन तो पढ़ा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, mg, ठीक है। अगर वो बोला कि g का वैल्यू डबल कर दो, तो g का वैल्यू डबल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। इक्वेशन है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो फोर्स जब डबल हो जाएगा तो ताकत भी तो ज़्यादा लगेगी खींचने के लिए, बराबर है।
बस यही बताना। तो ये गिव रीज़न का फॉर्मेट है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको गिव रीज़न में कैसे फ्रेम करेंगे? पहले तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला मालूम बन गया तो आपको ये समझ आना चाहिए कि दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी? डबल। तो आप इसमें गिव रीज़न में ये लिखेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ट्वाइस देन द मास बिकम्स ट्वाइस। और जब मास डबल हो जाएगा तो क्या लगाएगा? वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फोर्स एज कम्पेयर टू अर्लियर। ऐसा कुछ आपका गिव रीज़न वहाँ पर बनेगा और उसका आंसर आएगा। सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन के आंसर है ये। नवनीत के जितने मॉडल पेपर है उसके ही क्वेश्चन है मेजरली, ठीक है ना। मैंने किसी बोर्ड एग्जाम का अभी तक क्वेश्चन नहीं उठाया, जो तुम्हारे मॉडल पेपर में है वही क्वेश्चन है। तो अगर लेसन समझ गया तो मॉडल पेपर यूं ऐसे निकलेगा, लेसन नहीं समझाया तो मॉडल पेपर निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये बहुत बात क्लियर होनी चाहिए। शायद आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हमको देने थे। हाँ, ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मेरे नहीं है, एक रैंडमली वेबसाइट पर मैंने देखे थे उसको, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप ओवरऑल इसमें से पढ़ सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ओमिट है, तो आपको करना नहीं है। केपलर्स लॉ हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ क्या है, ठीक है ना। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? हिंदी में बोल दूँ जो समझा था। क्या समझा था एस्केप वेलोसिटी? क्या? हाँ, द वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब ये हो गया। फ्री फॉल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ लेना क्योंकि आता है, पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है नहीं। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों जीरो होगा वैल्यू सेंटर पर? अर्थ के सेंटर पर जीरो क्यों हो जाएगा? रेडियस जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। और पूरा मास तो तुम वहाँ तक, वैसे तो सेंटर पर हम जाते नहीं हैं, आज तक अचीव नहीं किया, बट तो दिस इज़ समथिंग ओवरऑल स्टफ जो आपको इसमें से पता होना चाहिए, ठीक है।